हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और आज दोस्तों मैं यहाँ पर जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक है मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 6 का जो त्रिभुज चैप्टर है उसके अंतर्गत हम समरूप त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, अर्थात सिमिलर ट्रायंगल्स का। चैप्टर 6 है त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर को जो त्रिभुज में हमें पढ़ना है उसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। किस किस चीज़ों को हमें समझना है और किस तरह से फिर क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, कौन सा प्रमेय पढ़ना है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं समरूप त्रिभुज अर्थात सिमिलर ट्रायंगल्स। आकृतियाँ के बारे में संबंधित अध्ययन करेंगे, ज्योमेट्री से संबंधित है। इसे दो भागों में हमने डिवाइड किया है। तो एक भाग तो यही हो गया सर्वांग सम अर्थात कॉन्ग्रुएंट, और दूसरा समरूप अर्थात सिमिलर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आगे और कैसे डिवाइड किया गया, तो समरूप को मैंने किस रूप में यहाँ पर डिवाइड किया है, तो पढ़ना है हमें समरूप के अंतर्गत समरूप त्रिभुज अर्थात सिमिलर ट्रायंगल्स। और फ्रेंड्स समरूप त्रिभुज को देखिए फिर से 3 भाग में डिवाइड किया गया इस चैप्टर में। सुविधा के लिए एक फ्लो चार्ट से आपको दिखाने का मैंने प्रयास किया है जिससे आसानी से समझ में आ जाए एक शुरुआती तौर पर कि हमें कौन कौन सी चैप्टर में जो कौन कौन से भाग हैं उसका अध्ययन करना है। तो भाग 1 यहाँ पर बताते हैं दोस्त, आधार मूल समानुतिकता प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार मूल समानुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। हम इसका अध्ययन विशेष रूप से करेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम भी हम देखेंगे कि क्या होता है। और तीसरा त्रिभुजों की समरूपताओं की कसौटियों का भी हम जांच करेंगे। आगे हम चलते हैं इस फ्लो चार्ट में और विशेष समझते हैं क्या क्या चीज़ देखेंगे। तो इसमें जो थेल्स प्रमेय पढ़े थे इससे संबंधित हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। थेल्स प्रमेय का जो विलोम था उससे भी संबंधित प्रश्न को हल करना जानेंगे। और त्रिभुज की समरूपता की जो कसौटियां हैं इनको फिर से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। देख लीजिए यहाँ इस तरह से। पहला भाग क्या है? कोण 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 अर्थात ट्रिपल ए। इसको विस्तार में बोलें तो एंगल 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 कसौटी पर हम जांचेंगे समरूपता किस तरह से त्रिभुज का होगा। दूसरा की बात करें तो कोण कोण अर्थात ए कसौटी, इसका मतलब हुआ एंगल एंगल कसौटी। तीसरा जब बात करेंगे समरूपता की कसौटी का तो यह होगा भुजा 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 अर्थात एस एस एस, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फ्रेंड्स साइड साइड साइड। और चौथा की जब बात करें तो यह होगा भुजा कोण और भुजा, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एस ए एस। और इसको जब विस्तार से समझेंगे फ्रेंड्स तो इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। तो ये 4 कसौटियाँ हैं जिन पर हम त्रिभुज की समरूपता की जांच करेंगे। घबराइए नहीं, फ्लो चार्ट देख करके थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि विस्तार है, इतना कैसे समझ पाएंगे इस चैप्टर में। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, मेरे साथ आप बने रहें, टेंशन मुझ पर दे दें, आप मेहनत करें। यह जो है भुजा कोण भुजा से संबंधित प्रश्न का भी अध्ययन हम करेंगे। यहाँ भुजा 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 अर्थात एस 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 साइड 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 से संबंधित प्रश्न का भी हम फ्रेंड्स यहाँ अध्ययन करेंगे। एक और बात है, कोण कोण जो कसौटी है एंगल एंगल, इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको हमको देखना है। कौन कौन से पार्ट होंगे? तो एक तो हो जाएंगे क्या, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल एवं उनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात में संबंध। एक बार फिर से सुनेंगे, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल एवं उनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात में संबंध। फिर इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, कौन सा प्रश्न कैसा पूछता है एग्जाम में। दूसरा यहाँ पाइथागोरस प्रमेय हम देखेंगे कि क्या होता है और इससे संबंधित प्रश्न को भी हम देखेंगे। और यहाँ पर ये जो कोण कोण कसौटी है फ्रेंड्स, इससे भी संबंधित प्रश्न का हम अध्ययन करेंगे। अब ये पाइथागोरस प्रमेय था, इसे फिर एक भाग डिवाइड किया तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी हम इसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन
इसका परिचय, इसका मौलिक कंसेप्ट के बारे में और शॉर्ट में एक नज़र में हम सभी को देख रहे थे इससे संबंधित इस चैप्टर से। अब बारी बारी से हम आगे बढ़ते हैं और सब पर विचार करते हैं। हमें इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ना है, देखिए आपको स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे समरूप त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में सिमिलर ट्रायंगल्स कहा जाता है। पहले आकृति के बारे में हम जानेंगे, अर्थात फिगर्स के बारे में। देखिए, एक तरफ सर्वांगसम है और दूसरी तरफ समरूप है, अर्थात कॉन्ग्रुएंट है और सिमिलर है। यह दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ पर देखेंगे पॉइंट वाइज कर करके कि किस में क्या गुण है। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं फ्रेंड्स, सर्वांगसम के लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए, कि वैसी आकृतियाँ जो समान आकार अर्थात शेप तथा समान आमाप साइज की हो। कहने का मतलब हुआ कि कोई ऐसी आकृति हो, चित्र हो, जिसका आकार और आमाप, माप भी इसे कह सकते हैं, इंग्लिश में आकार को शेप बोलते हैं और ये साइज को आमाप, जिसे माप भी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वृत्त है और यहाँ भी वृत्त है। यह दोनों वृत्त आकार में भी समान है और आमाप में भी समान है। क्यों दोनों समान है? क्योंकि ये जो पहला वृत्त आपको नज़र आ रहा है, इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले वृत्त का भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो अर्थात दोनों का होंगे तो आकार में भी समान है और आमाप में भी समान है, इसलिए यह दोनों सर्वांगसम होंगे। एक चीज़ और बात समझिए फ्रेंड्स, कि ये जो दोनों वृत्त है, जब एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो पूरी तरह से ढक लेगा एक दूसरे को। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसे हम समझेंगे कि यह सर्वांगसम है। दूसरे उदाहरण की तरफ देखें फ्रेंड्स कि वर्ग। तो वर्ग में जब देखते हैं यहाँ कि यह भी 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और यह भी 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। अब दो किस तरह से हमको देखना था? तो आकार देखिए, देखने में तो आकार आपको ज़रूर दिख रहा होगा कि दोनों एक ही आकार का है, लेकिन यहाँ पर हमको साइज भी देखना है, अर्थात माप भी देखना है। तो माप ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और दूसरा भी यह 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, अर्थात आकार और आमाप दोनों में समान है फ्रेंड्स। इसलिए इन दोनों आकृति को हम सर्वांगसम कहेंगे। एक और हम उदाहरण देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे, ध्यान देते हैं तो त्रिभुज देखते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल में फ्रेंड्स यह एक ट्रायंगल है और यह भी एक ट्रायंगल, दोनों को देखेंगे, दोनों देखने में समान दिख रहा है। अब इसका साइज भी समान है कि नहीं, अर्थात माप भी समान है कि नहीं। तो जब हम गौर से देखेंगे तो 1 नंबर पर जो ये त्रिभुज है फ्रेंड्स, यह क्या है? तो समबाहु त्रिभुज है, अर्थात सभी भुजाएं बराबर है और प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर का है। दूसरा जो वृत्त की ट्रायंगल की बात करें, त्रिभुज की बात करें, तो यह भी समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है। और जब इस त्रिभुज को उठा करके इस पर रख दें, एक पर या एक को 2 पर रहें, तो एक दूसरे को पूरी ढक लेता है। इसलिए हम कहेंगे कि यह दोनों त्रिभुज क्या है? तो सर्वांगसम है। अब तक मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे कि सर्वांगसम किसे कहेंगे। एक और उदाहरण के रूप में बता दूं कि अगर क्रिकेट का बॉल जो एक ही तरह देखने में लगता है गोल, और अगर उसका साइज अर्थात उनकी त्रिज्या भी समान माप का हो, तो वह जो दोनों क्रिकेट के बॉल होंगे वह सर्वांगसम होंगे। हिंदी संधि विच्छेद भी करके आप देख सकते हैं। सर्वांगसम मतलब सभी अंगों से समान, आकार में भी और माप में भी। चलिए दूसरे तरफ हम देखते हैं समरूप अर्थात सिमिलर। इसमें क्या है, फिर इसी तरह से देखते हैं। 1 नंबर पॉइंट में देखें तो वैसी आकृतियाँ जो समान आकार अर्थात शेप की हो, परंतु समान आमाप होना आवश्यक ना हो। क्लियर कर दिया फ्रेंड्स। इसमें था कि सर्वांगसम में आकार और आमाप दोनों होना चाहिए समान, और समरूप में जहाँ तक हम देखते हैं तो आकार तो कह रहा है कि समान होगा, परंतु उसका जो माप होगा वह समान होना आवश्यक नहीं होगा। जैसे
एक नंबर यहाँ पर हम वृत्त देखें और ये दूसरे नंबर का भी वृत्त को हम देखते हैं, तो दोनों देखने में तो एक ही तरह का लग रहा है, दोनों गोला है, दोनों सर्किल सेम नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा गौर से इस पर आप ध्यान दीजिए तो आप देखेंगे कि एक नंबर पर जो सर्किल है अर्थात वृत्त है यह कुछ छोटा साइज का नज़र आ रहा है और दूसरे नंबर पर जो वृत्त है कुछ बड़ा साइज का नज़र आ रहा है। अगर हम मैथमेटिकल भाषा में बात करें तो एक की जो त्रिज्या है कुछ कम होगी और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या कुछ अधिक होगी, इसलिए यह दोनों देखने में तो समान हैं पर माप में दोनों समान नहीं हैं, इसलिए यह दोनों समरूप होंगे, दोनों आकृति समरूप होंगे। दूसरा हम देखें कि दोनों जगह आपको वर्ग दिख रहा है, एक नंबर पर भी और यहाँ 2 नंबर पर भी, दोनों देखने में तो फ्रेंड समान दिख रहे हैं, लेकिन जब गौर से इसको भी देखें तो एक नंबर जो वर्ग है अर्थात स्क्वायर है यह कुछ छोटा साइज का दिख रहा है जबकि दूसरा कुछ बड़ा साइज का दिख रहा है। स्पष्ट होता है कि इनके जो आकार देखने में शेप हैं एक तरह का तो पता चल रहा है पर इनका साइज कुछ कम बेसी नज़र आ रहा है, इसलिए यह दोनों आकृति सर्वांग सम नहीं बल्कि समरूप होंगे अर्थात सिमिलर होंगे। तीसरे नंबर पर जब हम यह जो समबाहु त्रिभुज है उसको देखें तो एक नंबर पर जो आपका आ रहा है फ्रेंड्स और दूसरे नंबर पर, तो यह दोनों को देखने में तो सेम नज़र आ रहा है बट इनके जो कोण हैं एक से ज़्यादा हैं, मतलब दोनों बराबर कोण का नहीं है, तो इससे पता चलता है कि दोनों जो माप है वह बराबर नहीं है बल्कि सिर्फ आकार ही बराबर है, इसलिए यह दोनों समरूप होंगे न कि सर्वांग सम। अब यहाँ पर एक चित्र नज़र आपको आ रहा है, तो यह बड़ा चित्र नज़र आ रहा है और यहाँ पर दूसरा नंबर छोटा चित्र नज़र आ रहा है, लेकिन एक ही तरह का नज़र आ रहा है, अर्थात जब इसका शेप की बात करें अर्थात आकार का तो यह थोड़ा बड़ा दिख रहा है जबकि दूसरा वाला का आकार अर्थात शेप थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन दोनों का माप जो है बराबर नहीं है लेकिन देखने में आकार एक ही लग रहा है, अर्थात यह भी समरूप दोनों हैं, सर्वांग सम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ हमें इसमें पढ़ना है समझना है। पॉइंट के अंतर्गत स्टार चिन्ह से देखिए दिखाया गया है सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है परंतु समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए, सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है लेकिन सभी समरूप आकृतियों को सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। त्रिभुजों की समरूपता के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसका क्या मतलब हो रहा है। तो इसमें जब हम देखेंगे फ्रेंड्स तो इसको भी पॉइंट आउट किया गया है, 2 पॉइंट में देखते हैं। 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे? नंबर 1, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे। क्या होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर होंगे। और दूसरा, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होंगे, तभी वह कोई जो त्रिभुज होगा समरूप होगा। जैसे में देख लें कि यहाँ पर ABC जो आपको त्रिभुज नज़र आ रहा है और दूसरा त्रिभुज DEF जो नज़र आ रहा है, इसमें फ्रेंड्स देखेंगे तो कोण A जो है कोण D के बराबर है, कोण B जो है कोण E के बराबर है, जबकि कोण C कोण F के बराबर है। अब इन दोनों का अनुपात हम करते हैं तो AB बटा D बराबर BC बटा EA बराबर AC बटा DF। यह सब एक ही अनुपात में अगर होगा और उनके संगत कोण इस रूप में बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप होंगे। यह जो बीच में फ्रेंड्स नज़र इस टाइप का आपको जो चिन्ह नज़र आ रहा है, इस चिन्ह को समरूप का चिन्ह कहते हैं, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो अब प्रमेय से संबंधित चीज़ हम देखते हैं कि यह प्रमेय क्या बताता है और उससे संबंधित उदाहरण के रूप में हम प्रश्न को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ प्रमेय देखते हैं। प्रमेय नंबर 1, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्या? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और शॉर्ट में BPT भी फ्रेंड्स इसे
कहा जाता है, शॉर्ट में बीपीटी कहा जाता है, अर्थात बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसे थेल्स प्रमेय के रूप में हम जानते हैं। तो यह प्रमेय क्या कहता है, ध्यान देंगे। यह प्रमेय कहता है फ्रेंड्स कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि चित्र द्वारा समझकर प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे। अभी जो थ्योरम, ये जो प्रमेय कह रहा है, इसको चित्र द्वारा समझें। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक त्रिभुज जिसका नाम ए, बी और सी है, जिसमें जो बीसी भुजा है इसके समानांतर एक भुजा खींचा गया है डीई। अगर ऐसा होगा तो शेष जो दो भुजाएं थी ए बी और ए सी, जिनको ए बी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है यह रेखा, और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अगर ऐसा होता है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार जो डीई होगा, डीई जो होगा फ्रेंड्स वह समानांतर बीसी के होगा। यह जो डी रेखा देख रहे हैं यह बीसी के समानांतर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि एडी अर्थात एडी अनुपात डीबी हो जाएगा तथा एई अनुपात ईसी के हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्रमेय के अनुसार है फ्रेंड्स। प्रश्न के आधार इस पर देखिए किस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं किस प्रकार का इससे संबंधित प्रश्न पूछता है, इसे सोल्व हम कैसे कर पाएंगे। तो प्रश्न को देखेंगे, क्या कहता है, निम्नलिखित आकृति में यदि डीई समानांतर बीसी तो एडी ज्ञात करें। जो डीई है फ्रेंड्स यहाँ पर वह बीसी के समानांतर है, तब हमको एडी जो भाग है यह ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं डीई और बीसी तो समानांतर है ही, चित्र से पता चल रहा है। थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि एडी का बीडी से अनुपात और एई का ईसी से अनुपात दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया ये अनुपात दोनों बराबर में, तब एडी तो हमें निकालना ही है तो छोड़ दिया, डीबी के जगह पर 7.2 है तो मैंने लिख दिया, और फिर बराबर में एई के जगह पर 1.8 है तथा 20 ईसी के जगह पर 5.4 है। फिर इसको तिरछा तिरछी गुना कर लिए, तो एडी बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, जब इसको हम सरल करेंगे तो आ जाएगा 1/3 गुना का 7.2, और फिर इसको जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो यही एडी की लंबाई हो गई, यही आंसर हो गया। तो यहाँ से हमें इस बात की जानकारी हो जाती है कि किस प्रकार हम थेल्स प्रमेय से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं, इसमें यह दिखाया गया है दूसरे नंबर पर कि थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय देखते हैं, अर्थात कोरोलरीज के बारे में देखते हैं कि थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय क्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे थे फ्रेंड्स कि जो त्रिभुज ABC है यह BC आधार, इसके समानांतर भुजा मैंने DE खींचा, तब AD बटा BD हो जाएगा और AE बटा EC हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर देखते हैं कि DE समानांतर BC के है, क्लियर है चित्र से। जिस तरह का अनुपात होगा तो कितने प्रकार के, 4-5 तरह के अनुपात होंगे। ए हम देखते हैं कि क्या होगा, तो AD बटा का DB हो जाएगा बराबर AE बटा EC हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या हो सकता है, तो AB बटा AD हो जाएगा और AC बटा AE हो जाएगा। तीसरा नंबर में क्या हो सकता है, तो AB बटा DE बराबर AC बटा EC हो जाएगा। चौथा नंबर पर हम देखते हैं कि DB बटा EC और बटा AC हो जाएगा। और पांचवा नंबर हम जब देखते हैं यहाँ पर कि BD बटा AD बराबर EC बटा AE, इसका क्या है, उपप्रमेय है। तो ये सारी भी बातें जो है यह हो सकता है थेल्स प्रमेय के कोरोलरी के हिसाब से। अब आगे फ्रेंड्स देखते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम कि क्या होगा,
और इससे संबंधित जब प्रश्न आएंगे तो हम किस प्रकार उसे हल कर पाएंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो अब इसके बारे में हम समझेंगे ज़रा। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर है। एक बार फिर से, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर है। देखिए, जहाँ पर हम थेल्स प्रमेय पढ़े थे ठीक उसका उल्टा है। वह कहता था कि एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींचा गया है जो कि शेष दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है तो वह क्या होंगे, उनके अनुपात समान अनुपात में वो विभाजित होंगे, और यह उसका जस्ट अपोजिट है फ्रेंड्स, उसका जस्ट उल्टा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा चित्र के माध्यम से कि इसमें त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। यहाँ पर ए डी अनुपात डी बी बराबर ए ई बटा ई सी दिया हुआ है प्रश्न से ही। तो अब क्या होगा, तो डी ई अनुपात बी सी होगा। यह जो डी ई है यह बी सी के अनुपात में होगा जब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी दिया हुआ रहेगा तब। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे इस पर आधारित कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है और आप किस प्रकार से हल इसे कर पाएंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ठीक से इसको देख करके समझिएगा। बहुत ही आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो प्रश्न कहता है कि चित्र से बताएं कि क्या ई एफ जो है, यह ई एफ वह क्यू आर के समानांतर है। यही प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए उत्तर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पी ई बटा ई क्यू होगा बराबर, फिर क्या हो जाएगा, तो पी ई बटा ई क्यू के जगह पर रख दें तो पी ई बराबर तो 3.9 है और ई क्यू के जगह पर 3 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.3 हो जाएगा। अब हम निकाल करके देख लें यहाँ से कि पी एफ बटा एफ आर क्या होगा। तो पी एफ बटा एफ आर जब निकालेंगे तो पी एफ के जगह पर तो 3.6 था और एफ आर के जगह पर 2.4 था। अगर इसे हम सरल करें तो यह 1.5 आ जाता है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पर पी ई बटा ई क्यू और पी ई बटा ई क्यू बराबर 1.3 और पी एफ बटा एफ आर बराबर 1.5, यह किसी भी रूप में एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि 1.3 बराबर 1.5 के नहीं हो सकता है, अर्थात नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पर ई एफ और क्यू आर दोनों का होंगे तो समांतर नहीं होंगे। अगर यही दोनों समान आ जाते, 1.3 या 1.5 ही होता, तो यह ई एफ समांतर क्यू आर के हो जाता। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरह से इसे समझ में आया होगा। यह बड़ा ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर यह वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लगा, और शेयर भी कर देंगे जितने भी आपके स्टडी मटेरियल ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हो। और मुख्य रूप से फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि इससे जुड़ने पर निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और मैथ के एग्ज़ाम में आप 100/100 ज़रूर ला पाएंगे। तो अब तक वीडियो में मेरे साथ बने थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अंत में जय हिंद।